हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के बारे में, यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रा के बारे में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल्स कैसे आते हैं, किस पर ये बेस होती है, इन सभी बातों के लिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा आते हैं, तो इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, यानी विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें होती हैं वो क्या होती है, किस तरह से ये चलती है, और फिर हम लोग बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो देख लो, हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें हम लोगों ने शो किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से चलती हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगी और उसके बीच में जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशन चलती हैं तो उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। अब यहाँ पर इस एक्सिस पे अगर हम लोग इसकी बात करें, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऊपर और नीचे की ओर इस तरह से चल रही है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस तरह से चल रही है और दोनों रेडिएशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रही है। तो इस तरह की वेव्स को या इस तरह की रेडिएशंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये किस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझते हैं। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, हमें अगर किसी पदार्थ की स्टडी करनी है तो हम उसे या तो गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी, या हम उसे किसी मीडियम, किसी भी माध्यम में से जो अपने रेडिएशंस हैं उनको हम लोग गुजारते हैं, उसमें से होकर जाने देते हैं, तो भी हम उसकी स्टडी करके और पदार्थ के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस या कौन सा पदार्थ हम लोगों ने ले रखा है और उसमें बॉन्डिंग स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो दो तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। एक तो होती है उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम लोग देख सकते हैं इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। यहाँ हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करें इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, मान लीजिए कोई पदार्थ लिया है हमने जिसको हम लोगों ने गर्म कर दिया है। अगर यहाँ से हम लोग हीट दे रहे हैं इसको और ये गर्म हो गया, इसमें कोई पदार्थ है, ये कोई बर्तन है जिसमें हमारे पास कोई पदार्थ भरा हुआ है। अब होता क्या है कि इन पदार्थ जैसे ही गर्म हो जाएगा तो यहाँ से रेडिएशंस निकलेंगी। आप लोगों ने फील किया होगा, जब हम लोग किसी चीज को गर्म करते हैं और हम उसके पास जाते हैं तो पास जाने पर भी हमें बर्तन को बिना हाथ लगाए भी उसके आसपास हीट फील होती है। इसका मतलब यह है कि उसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं, यानी वेव्स निकल रही हैं उसमें से, जिससे हमें लगता है कि जब तक हमने टच भी नहीं किया है फिर भी हमें पता लग जाता है कि अभी वो गर्म है। इसलिए इसी तरह से किसी पदार्थ में से जब रेडिएशंस निकलेगी तो रेडिएशंस जो निकलती हैं उनकी स्टडी की जाती है। उसके बाद उसे एक मोनोक्रोमेटर में से गुजारा जाता है। मोनोक्रोमेटर एक घूमने वाला प्रिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि मोनोक्रोमेटर में से जब हम लोग निकालते हैं रेडिएशंस को तो कितने भी जो कलर होंगे वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद एक डिटेक्टर लेते हैं। डिटेक्टर में वो जब जैसी रेज पहुंचती है, वो रेडिएशंस पहुंचती हैं, डिटेक्टर में किसी एक कलर को चूज करती हैं और उसके बाद वहां से वो पहुंचती हैं रिकॉर्डर में। रिकॉर्डर में हमें सिग्नल्स आते हैं कुछ इस तरह के। आजकल इलेक्ट्रिक मीटर भी चलने लगे तो सीधी रेंज भी बता देते हैं। कई बार पहले सिग्नल्स आते हैं इस तरह से। इन सिग्नल्स का मतलब है कि हर एक बॉन्ड के लिए, हर एक स्ट्रक्चर के लिए एक पर्टिकुलर सिग्नल होता है
और इन सिग्नल्स को देखकर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमने कौन सा पदार्थ लिया है, उसकी जो भी पदार्थ लिया है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, उसमें बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है, एक से ज़्यादा अगर एटम है तो वो आपस में किस तरह से बॉन्डेड है, ये सभी चीज़ें हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ इस तरह का प्रोसीजर होता है। इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग कम काम में लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर हम लोग स्टडी जो करते हैं वो करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, यानी अवशोषण स्पेक्ट्रा को हम लोग स्टडी करके और ये पता लगाते हैं कि पदार्थ किस तरह का है। तो अगर अवशोषण स्पेक्ट्रो अगर बात करें तो देखो किसी पदार्थ को अगर मीडियम से गुजारेंगे तो कुछ जो रेडिएशंस है वो तो पदार्थ से टकराएगी, पदार्थ में से होकर जाएगी, तो उसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जो रेज अपने बाहर निकलेगी उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। फिर उसमें सेम प्रोसीजर मोनोक्रोमेटर डिटेक्टर और रिकॉर्डर में हम लोग सिग्नल लेते थे और सिग्नल लेने के बाद हमें पता लगता है कि पर्टिकुलर कौन सा ये पदार्थ है, इसमें बॉन्डिंग स्ट्रक्चर या इस पदार्थ के बारे में बहुत सी जानकारियां हमें पता लग सकती हैं। तो अगर हम लोग देखें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो यहाँ हम लोग बड़े अच्छे से देख सकते हैं। देखो मान लीजिए कोई अब हमने सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन की स्टडी हमें करनी है कि इसमें बॉन्डिंग स्ट्रक्चर किस तरह से होगी। तो सबसे पहले कोई लाइट सोर्स हमने लिया, लाइट सोर्स को लेंस में से गुजारा और उसके बाद एक मोनोक्रोमेटर होता है जो कि मैंने अभी बताया था कि एक घूमने वाला प्रिज्म होता है। मोनोक्रोमेटर में से जैसे ये रेडिएशंस जाएंगी, ये वेव्स निकलेंगी, उसके बाद ये देखो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। 7 कलर्स में डिवाइड होकर के एक स्लिट है जो वेवलेंथ सिलेक्टर कहलाती है। पर्टिकुलर जो इतने रंग निकले हैं उसमें से कुछ उसमें से जाएंगी तो वेवलेंथ सिलेक्टर इसको कहते हैं। तो जैसे ये आगे तक जाती है और ये सैंपल जो सॉल्यूशन हमने लिया है, जो भी पदार्थ हमने लिया है, जो भी सॉल्यूशन हमने लिया है उसमें से निकलेंगी। उसके बाद ये डिटेक्टर में होती हैं, डिटेक्टर से होते हुए सीधे रिकॉर्डर में पहुंचते हैं, जिसे यहाँ दिखा रखा है डिजिटल डिस्प्ले जो मीटर है उसके द्वारा दिखा रखा है। आजकल सिग्नल्स की जगह इस तरह से रीडिंग्स आ जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ एज ए सॉल्यूशन हमने लिया है, यानी इसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। ये पूरा स्पेक्ट्रोमीटर है जिसके द्वारा हम लोग ये पता लगा सकते हैं स्पेक्ट्रम कैसे आते हैं और जिससे स्पेक्ट्रम हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर क्या हुआ, विकिरणों का अवशोषण हुआ। देखो एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो लाइट सोर्स होता है, यहाँ से जो लाइट निकलती है ये पर्टिकुलर एक ही कलर की निकलेगी, एक ही कलर की लाइट निकल रही है, लेकिन यहाँ जैसे मोनोक्रोमेटर में से लाइट जाती है तो ये कई रंगों में डिवाइड हो जाती है। इसलिए अब हमें जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग करनी होती है और पर्टिकुलर कलर की वेव जो होती है उसके लिए एक निश्चित वेवलेंथ होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर का एरिया है वो विजिबल एरिया कहलाता है। अगर उसके अकॉर्डिंग जो अपने जिस कलर की रे है या वेव है वो आगे तक जा पाती है, उससे हम लोग ये स्टडी कर पाते हैं कि हमने कौन सा पदार्थ लिया है, उसमें क्या क्या इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। तो ये होती है दो तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक होती है इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग देख सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, स्पेशली हम लोग अब बात करते हैं। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम लोग देखा कि दो तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इमेजन, एब्जॉर्प्शन। अब कितने तरह के स्पेक्ट्रम आते हैं उसमें भी अगर हम लोग डिवाइडेशन करें तो देखो एक होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम लोग बात करें तो 200 nm से 800 nm यानी नैनोमीटर है, 200 से 800 नैनोमीटर तक की रेंज होती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो 200 से 400 तक तो प्योर यूवी आ जाता है और 400 से 800 nm की हम लोग बात करें तो ये 400 से 800 nm रेंज के बीच में जो अपने लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, इसके बीच में पड़ता है विजिबल एरिया यानी दृश्य क्षेत्र।
यानी अगर कोई पदार्थ 400 nm 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में किसी भी रंग की विकिरणों का अवशोषण करेगा कोई पदार्थ, तो वो कलर्ड दिखाई देगा, यानी रंगीन दिखाई देगा। इस तरह से हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की वेवलेंथ डिसाइड करते हैं। अगर हम लोग बात करें, एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसे हम आगे के वीडियो में समझेंगे किस तरह से ये होती है, वो होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका मतलब अवरक्त स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड। आईआर का मतलब हो गया इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर इसकी बात करें हम, तो इसकी रेंज माइक्रोमीटर में लेते हैं। 2.5 म्यूएम से इसकी रेंज होती है 15 म्यूएम तक, यानी माइक्रोमीटर में हम लोग ले रहे हैं। अगर एक माइक्रोमीटर की बात करें तो 1 म्यूएम में होते हैं 10 की पावर 3 nm, नैनोमीटर, यानी 1000 nm से एक माइक्रोमीटर बनता है। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यूवी के जस्ट आगे आती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर वेवलेंथ बढ़ जाती है तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है। तो वहाँ पर हम लोग देखें उसकी रेंज होती है 2.5 म्यूएम से 15 म्यूएम तक। एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर इसके रेंज की बात करें तो ये होती है 1 m से लेकर 5 m मीटर तक, 1 मीटर से 5 मीटर की रेंज इसकी है। इस तरह से कई तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी चलती है। ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी चलती है, जो कि सभी जितनी भी तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में इन सभी को बारी बारी से लेंगे। तो आज फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। देखो, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम लोग बात करें तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन्स के संक्रमण यानी ट्रांजिशन पे डिपेंड होती है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन। लेकिन उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ रूल्स देखते हैं। देखो, अवशोषण नियम चलते हैं जो कि बियर और बियर लैम्बर्ट ने दिए पदार्थों के लिए अवशोषण नियम। तो अगर हम लोग उनको देखें तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अवशोषण नियमों के बारे में, यानी एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ की बात करें तो दो तरह के लॉ चलते हैं। फर्स्ट होता है बियर लैम्बर्ट का नियम, बियर लैम्बर्ट का नियम, और एक होता है बियर का नियम जिसे हम लोग समझेंगे अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं बियर लैम्बर्ट के नियम की। देखो, बियर लैम्बर्ट का नियम ये कहता है अगर किसी पदार्थ को किसी भी अवशोषक माध्यम में से गुजारा जाए, किसी एकवर्णी प्रकाश को, यानी जैसे मान लीजिए ये कोई हमने बर्तन लिया है, इसमें हमारा सॉल्यूशन या कोई भी पदार्थ हो सकता है, यहाँ पर ये पदार्थ है, और अगर हम लोग विकिरणों को यहाँ से गुजारे जिनकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता कितनी है आई, तो देखो यहाँ पर विकिरणों की तीव्रता में तो कमी होगी होगी, क्योंकि पदार्थ में से होकर जा रही हैं। जितनी स्पीड से आ रही उतनी स्पीड से नहीं आ पाएंगे आगे इसके जो निर्गत विकिरणें हैं। तो जैसे हम लोग किसी अवशोषक माध्यम में से किसी भी एक वर्णी प्रकाश को यानी सिंगल कलर्ड अगर प्रकाश को गुजारते हैं, तो माध्यम की जो भी मोटाई है उसके सापेक्ष जो कमी होती है विकिरण की तीव्रता में, यानी जो रेज हैं उनकी स्पीड में जो कमी हुई है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? आपतित विकिरण, जो विकिरण हमने डाली है उसकी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, यानी आई के प्रोपोर्शनल होगी। इसको हम लोग यूं कह सकते हैं -di/dx इक्वल्स टू, या हम लोग यहां लगाएंगे प्रोपोर्शनल टू आई। ये लॉ होता है, ये बियर लैम्बर्ट का लॉ है। यानी अगर माध्यम की मोटाई हमने x ली है ना, या माध्यम की मोटाई ले ली है हमने x, तो देखो माध्यम की मोटाई में परिवर्तन हो रहा है, उसके सापेक्ष इंटेंसिटी में चेंजेज हो रहे हैं, तो वो कम हो रही है, यानी तीव्रता में कमी हो रही है। कमी को हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं नेगेटिव से। तो माध्यम की मोटाई के सापेक्ष जो तीव्रता में कमी हो रही है विकिरण की, वो किसके समानुपाती होती है? आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी आपतित विकिरण की जितनी
हम लोगों ने क्वांटिटी ली है या जिस वेवलेंथ की ली है उस पर ही डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो ये होता है बीएल लैम्बर्ट का लॉ। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो हमारे पास आता है माइनस डी आई बाई डी एक्स इक्वल्स टू के आई। के यहाँ एक कांस्टेंट है जिसे अवशोषण स्थिरांक भी कहते हैं, है ना। के इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा अवशोषण स्थिरांक। इस तरह से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आगे। देखो अब यहाँ पर आई वालों को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी को एक तरफ ले लेते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डी आई बाई आई इक्वल्स टू के डॉट डी एक्स। अब देखो यहाँ पर अगर शुरुआत में इंटेंसिटी कम से कम कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम कहाँ तक लिए हमने, आई तक। तो अगर हम लोग आई जो हमने 0 लिया है, यानी हमें इसका समाकलन करना है और उसकी लिमिट क्या रखनी है, आई इक्वल्स टू, तो कहाँ तक रखनी है, आई 0 से और आई तक की लिमिट हमें रखनी है। क्योंकि मिनिमम तीव्रता, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, आई नोट, और मैक्सिमम आई है ही। तो आई नोट से आई की लिमिट में हम इसका लेंगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन। इसी तरह से हम लोग यहाँ देखें तो x यानी माध्यम की जो मोटाई है वो मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम हम लोगों ने x ली है। तो दोनों की लिमिट यानी x इक्वल्स टू हमें लेना है 0 से और x तक की लिमिट में हमें क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो यहाँ हम लोग देखें तो हमारे पास आता है इंटीग्रेशन आई नोड से आई डी आई बाई आई इक्वल्स टू माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 से x लिया है हमने और k डॉट डी एक्स। इस वाले माइनस को मैंने इस साइड ले लिया, चेंज कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करें तो देखो इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो हमें पता है 1/x जो होता है उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x। यहां पर हम लोग लेते हैं ln x केमिस्ट्री में। log ऑफ x और ln x की वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उसको कवर करने के लिए हम लोग यहाँ ले रहे हैं ln x। सारे नियम log के अकॉर्डिंग रहते हैं ln में, तो इस तरह से हम लोग लेते हैं। तो यहाँ देखो अगर इसका समाकलन लेते हैं तो हमारे पास आता है ln i, और लिमिट हम लोग अभी लिखेंगे आई नोट से आई। अगर इसी तरह से इस तरफ समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा k, और dx का समाकलन होता है x, तो यह हमारे पास आ गया kx, 0 to x की लिमिट। अब लिमिट हमें रखनी है, तो लिमिट रखने का रूल होता है कि सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखनी होती है यहाँ, फिर माइनस, और फिर नीचे वाली लिमिट रखनी होती है। सेम चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ जब इस तरह से रखते हैं तो हम लोग देखेंगे इसका हो गया ln i माइनस ln i नोट इक्वल्स टू माइनस k। एक बार x रखा और एक बार 0 रखा तो x ही बच गया यहाँ। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई ln i माइनस ln i नोट माइनस kx। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। अब हम लोग इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है ln i अपॉन i नोट इक्वल्स टू माइनस kx। अब ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर log हटाते हैं तो सामने वाली जो संख्या होती है वो एक्सपोनेंशियल में आ जाती है। तो अगर यहाँ से ln हटाएंगे तो हमारे पास आएगा i अपॉन i नोट इक्वल्स टू e की पावर माइनस kx, एक्सपोनेंशियल में चली जाती है। यहाँ हम लोग देखें तो मान आ गया हमारे पास i की वैल्यू आ रही है i नोट e की पावर माइनस kx। यानी जो तीव्रता है, जो भी रे हमने लिए, जो भी विकिरण हमने ली है, उसकी जो तीव्रता है वो कितनी आ रही है, आई नोट ई की पावर माइनस kx। इस तरह से लैम्बर्ट बेयर नियम का सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। अब देखो आई नोट हमारे पास क्या थी, जो स्टार्टिंग में मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकती है, तो उसको हम लोगों ने ले लिया आपतित विकिरण। और आई को यहाँ अगर हम लोग लेते हैं निर्गत विकिरण, जो कि पात्र जो था अपना बर्तन था उससे बाहर निकली है, लास्ट तीव्रता वही हो सकती है। तो
कितनी विकिरण अवशोषित हुई, एब्जॉर्प्शन कितनी रेज का हुआ, इसको पता करें तो यहां हम लोग इसको पता कर सकते हैं। यानी आई एब्जॉर्प्शन की वैल्यू निकाली जाए, कितनी विकिरण उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित हुई, उसकी वैल्यू आएगी आई नोट जो कि शुरुआती थी, उसमें से हम लोगों को क्या घटाना होगा, आई जो कि बाद में बची है। इसकी वैल्यू आ गई आई नोट माइनस आई नोट ई की पावर माइनस के एक्स, जहां से वैल्यू हमने रख दी आई की। इसके बाद आई नोट देखो कॉमन आ रहा है इसमें, और अंदर बच गया 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स। ये आई एब्जॉर्ब की वैल्यू आ गई, यानी अवशोषित कितनी तीव्रता हुई है विकिरण की, उसकी वैल्यू आती है लैम्बर्ट बियर नियम के अकॉर्डिंग। देखो लैम्बर्ट बियर नियम बोलो चाहे बियर लैम्बर्ट नियम बोलो, बात एक ही होती है। तो लैम्बर्ट बियर नियम के अकॉर्डिंग हम लोग अवशोषित विकिरण की तीव्रता का पता लगा सकते हैं, यानी कितनी विकिरण एब्जॉर्ब हुई है उसकी इंटेंसिटी का पता हम लोग लगा सकते हैं बियर लैम्बर्ट रूल्स के अकॉर्डिंग। अब ये तो हम लोगों ने मान लीजिए लिक्विड के अलावा और कैसा माध्यम हो सकता है उसके लिए लिया। अगर मान लीजिए मीडियम के रूप में हम लोग लिक्विड ही लेते हैं, अगर माध्यम जो हम लोगों ने पदार्थ लिया है वो एक सॉल्यूशन लेते हैं, तो लिक्विड में तो देखो सांद्रता भी चलती है, कोई लिक्विड होगा उसकी कोई ना कोई सांद्रता जरूर होगी, कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन तो होती है। तो बियर ने इस चीज को एक्सप्लेन किया, एक और नया रूल दिया उसने जिसे हम लोग जानते हैं बियर के नियम से, बियर का नियम। बियर ने यह बताया कि अगर माध्यम के रूप में यानी कोई पदार्थ हम लोग ले रहे हैं वो लिया जाए एज ए सॉल्यूशन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कोई चेंजेस नहीं होते, बस सांद्रता के भी समानुपाती होगी। विकिरण की तीव्रता में जो कमी होगी, जो माइनस डी आई बाई डी एक्स का मान है, वो आई के साथ साथ यानी आपतित विकिरण की तीव्रता के साथ साथ उसकी सांद्रता के भी क्या रहेगा, समानुपाती। यानी अगर बियर के नियम की हम लोग बात करें तो इक्वेशन कहती है माइनस डी आई अपॉन डी एक्स समानुपाती होगा आई डॉट सी। यहाँ सी है कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता, विलयन की सांद्रता जो हमने ली है, और आई वो ये आपतित विकिरण की तीव्रता, यहाँ माइनस डी आई बाई डी एक्स तीव्रता में कमी किसके सापेक्ष, एक्स, यहाँ पर एक्स माध्यम की मोटाई होती है। तो इस तरह से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगर इसको भी सॉल्व करें तो हम लोग फिर से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम लोग देखें माइनस डी आई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ के लिया था तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं के डैश आई सी, यहाँ के डैश हम लोग ले लेते हैं। अब जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं तो मॉल में भी लिए जाते हैं, तो यहाँ इसको लिख देते हैं के डैश, यहाँ क्या है, मोलर अवशोषण गुणांक, मोलर अवशोषण गुणांक। सॉल्यूशन का तरीका सेम है जो अभी हमने सॉल्व किया। अगर हम लोग यहाँ सेम वही लिमिट लें, पहले आई वालों को एक तरफ ले लेते हैं, माइनस डी आई अपॉन आई इक्वल्स टू माइनस, यहाँ से माइनस हटा देते हैं, इसको करेक्ट करके लिख लेते हैं के डैश आई डॉट डी एक्स। तो लिमिट हमें वही रखनी है, वही आई नोट से आई तक की लिमिट है, और वही एक्स इक्वल्स टू 0 से एक्स की लिमिट है। तो अगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आती है आई नोट से लेकर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं आई तक की रेंज में, यानी डी आई बाई आई इक्वल्स टू माइनस के, और यहाँ सी भी ऐड है के, और थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं इसको, आई इधर लिख लिया है हम लोगों ने तो यहाँ आई की ज़रूरत नहीं होगी, और आई की जगह यहाँ पर है सी, तो के डॉट सी, और इक्वेशन चल रही है x इक्वल्स टू एक्स का मान 0 से लेकर हमें कहाँ तक रखना है, x तक और dx। अब इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू वही आनी है जो अभी आई थी, यानी ln i, और वही आई नॉट से आई तक की लिमिट है माइनस के डैश डॉट सी और डॉट एक्स, लिमिट हम लोग रख देंगे 0 से x तक। आगे जब सॉल्व करेंगे
तो यहाँ हमारे पास आता है ln आई माइनस ln आई नॉट इक्वल्स टू आ गया माइनस के डैश सी डॉट एक्स। जैसा हमने अभी पहले सॉल्व किया था सेम उसी तरह से हमें सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर इसे हम लोग यूं लिख सकते हैं ln आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस के डैश डॉट सी डॉट एक्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ln को जब log में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू आती है 2.303 log आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस के डैश डॉट सी डॉट एक्स। अब देखो यहाँ पर 2.303 को अगर यहाँ ले आए तो हमारे पास आएगा log ऑफ आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस के डैश अपॉन 2.303 सी डॉट एक्स। अगर इस के डैश बाई 2.303 को हम लोग एक और कांस्टेंट के रूप में लिखते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा के रूप में। log आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू अल्फा सी डॉट एक्स। यहाँ पर अल्फा क्या है, के डैश अपॉन 2.3, एक नया गुणांक हमने ले लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं विलोपन गुणांक। अल्फा यहाँ पर हो जाता है विलोपन गुणांक। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन। आगे अगर सॉल्व करते हैं तो देखो log आई अपॉन आई नोट है। अगर इस माइनस को इधर लेकर आया जाए, वापस से अगर इधर लाया जाए तो देखो यहाँ पर वैल्यू कुछ चेंज हो जाएंगी, वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अगर विलोपन गुणांक एक बार अल्फा हमने ले लिया, अगर इसको भी हम लोग अवशोषणांक के रूप में लिखे तो, या अवशोषण स्थिरांक के रूप में लिखे तो हम इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन के रूप में। और यहाँ पर देखो इस पूरी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर ये माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाए तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस log ऑफ आई अपॉन आई नोट। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो log ऑफ आई प्लस log ऑफ आई नोट, क्योंकि माइनस का चिन्ह दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको ओपन करके लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ आई नोट अपॉन आई, यानी ये जो इक्वेशन थी वो यहाँ पर उल्टी हो गई। log की वैल्यू जो है आई और आई नोट में अपोजिट हो गई। तो यहाँ इस तरह से हम लोग लिखे कब, जब हमने -7 ले लिया। तो यहाँ पर अगर इस माइनस को वापस इधर लेकर आते हैं तो हमें इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको हम लोगों ने एक और कांस्टेंट कह दिया जिसे हम लोग बोल रहे हैं अवशोषणांक। अवशोषणांक के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू अल्फा डॉट सी डॉट एक्स, और यहाँ पर a इक्वल्स टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन डॉट सी डॉट एक्स। अब देखो माध्यम कोई सॉलिड तो है नहीं फिलहाल अपने पास, लिक्विड लिया है हमने। लिक्विड लिया है तो माध्यम की मोटाई तो शुरुआत में x मान रहे थे हम लोग, कब, जब लिक्विड नहीं था। लेकिन जब लिक्विड लिया है तो जो रे है अपनी विकिरण है उसने डिस्टेंस तय की है, वो वहां से वहां तक गई है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक गई है। तो अगर हम लोग इसमें यहाँ पर x की जगह वो डिस्टेंस यानी l, वो लेंथ लिख लेते हैं तो भी बात एक ही है। तो हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं a इक्वल्स टू एप्सिलॉन डॉट सी डॉट एल। अकॉर्डिंग टू बियर के लॉ, बियर के नियम के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन आ रही है, अवशोषणांक की वैल्यू आ रही है। अवशोषणांक का मतलब होता है कि सारी चीजों को इंक्लूड करके कितना मान आ रहा है कि विकिरण कितनी अवशोषित हुई है। तो उसकी वैल्यू देखें तो एप्सिलॉन डॉट सी डॉट एल। अगर इसी इक्वेशन को हम लोग और आगे सॉल्व करना चाहें, यदि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता हम लोग इकाई ले लें, ठीक है, या 1 मोल प्रति लीटर, जो भी हमारी सांद्रता हम लोग ले सकते हैं। और डिस्टेंस जो है, जो बर्तन की डिस्टेंस है, एल जो लंबाई है जो विकिरण ने तय की है, उसको भी अगर हम लोग एक ही मान लें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a इक्वल्स टू एप्सिलॉन। इसका मतलब यह है कि अगर इकाई ली जाए सांद्रता और डिस्टेंस भी विकिरण इकाई ही तय करे, इकाई तय करेगी,
तो जो अवशोषणांक का मान होता है वो अवशोषण स्थिरांक के मान के बराबर होता है। यानी अवशोषणांक और अवशोषण स्थिरांक दोनों इक्वल होते हैं इस कंडीशन में। अब देखो अवशोषणांक की जरूरत कहाँ पड़ती है, हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं अवशोषणांक को, ऐसा कहाँ जरूरत पड़ गई इसकी। तो देखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अवशोषणांक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारा सिग्नल्स आते हैं, जो हमारे ग्राफ आते हैं, वो तभी आते हैं जब हम लोग लैम्डा यानी तरंगदैर्ध्य और अवशोषणांक के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ये सिग्नल्स जो आते हैं ये इन दोनों को इंक्लूड करके आते हैं। यानी वेवलेंथ अगर कम ज़्यादा होगी तो इस तरह से होगी, और अवशोषणांक में और सिग्नल इस तरह से हमारे पास आते हैं। इसलिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जरूरी चीज़ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग किसी पदार्थ पर विकिरण डाल रहे हैं यानी रेज डाल रहे हैं हम लोग, उस कंडीशन में देखो जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, तरंगदैर्ध्य बढ़ा रहे हैं, तो पहले तो देखो अवशोषणांक का मान बढ़ रहा है, उसके बाद हम लोग वेवलेंथ और बढ़ाते हैं तो ये कम होने लग जाता है। अगर इस कंडीशन में हम लोग देखें तो जहां पर ये हाईएस्ट वैल्यू आती है इसी को हम लोग कहते हैं लैम्डा मैक्सिमम। और जितने भी सिग्नल्स होते हैं, जो भी सिग्नल्स हमें नोट करने होते हैं, वो हम लैम्डा मैक्सिमम के अकॉर्डिंग करते हैं। यानी किसी भी पर्टिकुलर पदार्थ की हम लोग बात करें कि इतने सिग्नल आ रहे हैं, तो हम लोग जो हाईएस्ट पीक बनाता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितनी वेवलेंथ है, उस पीक पर वेवलेंथ कितनी है, तो उसको हम लोग कहते हैं लैम्डा मैक्सिमम। और इस तरह से जो सिग्नल आते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी पदार्थ का एनालिसिस कर सकते हैं कि पदार्थ कौन सा है। तो चलो ये तो हुई एक बात कि अवशोषण नियम के अकॉर्डिंग हम लोग ये पता लगा सकते हैं स्पेक्ट्रम आते हैं तो क्यों आते हैं, किस तरह से आते हैं। ठीक है, यानी अवशोषणांक और वेवलेंथ हमें चाहिए होती है। लेकिन अगर बात की जाए कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से पदार्थों के लिए ज़रूरी होती है, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ज़रूरी होती है। इसके लिए दो नेसेसरी कंडीशंस हैं कि हर पदार्थ के लिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं आएगी, कुछ नेसेसरी कंडीशंस है कि कैसे पदार्थों के लिए ये आ सकती है। तो हम लोग यहाँ देखें तो दो पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो दो कंडीशंस फॉलो करते हैं। पहली कंडीशंस होती है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। पहली कंडीशंस, यानी कोई पदार्थ जिसके लिए हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पता लगा रहे हैं क्या सिग्नल होंगे, कैसे आएंगे, तो पहली कंडीशन है कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। ये दोनों कंडीशंस अगर कोई शो करते हैं किसी पदार्थ में हैं तो वो पदार्थ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दो नेसेसरी कंडीशंस है। यानी अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में या किसी एटम में उस मॉलिक्यूल के, तो वो जो मॉलिक्यूल है, वो पदार्थ जो है, वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी दे सकता है। तो इसलिए अब ये आवश्यक क्यों होती है। अब देखो हम लोग आगे और बढ़ते हैं। देखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो आवश्यक शर्तें कि यही पदार्थ देंगे। ये क्यों देते हैं, क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों शर्तों का पालन क्यों हो रहा है इसमें, उस चीज को समझते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन। देखिए हम लोग बात करते हैं एमओटी सिद्धांत। हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियोस में, आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझा है कि एमओटी सिद्धांत क्या होता है। एमओटी सिद्धांत में जो मॉलिक्यूल बनता है और जो मॉलिक्यूल के लिए जो एटम्स भाग लेते हैं, तो एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो तो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनको हम एओज लिखते हैं। अब होता क्या है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, ये एनर्जी का क्रम है यहाँ। अब हम लोग यहाँ देखें तो दो एटम हैं जो आपस में मिल रहे हैं, आपस में मिलकर के और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनमें ओवरलैपिंग होती है, यानी उनमें अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन होने के बाद आणविक कक्षक यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो होते हैं BMO, एक होता है NMO और एक होते हैं AMO, जिन्हें हम लोग हिंदी में समझते हैं या इंग्लिश में भी समझ सकते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी बंधी आणविक कक्षक। NMO यानी अबंधी आणविक कक्षक, यानी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। AMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी विपरीत बंधी अणु कक्षक। तो तीन तरह के कक्षक बनाए। इनमें एक कक्षक तो ऐसा होगा जिसकी एनर्जी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी है उससे कम होगी, तो ऐसे ऑर्बिटल्स कहलाते हैं BMO, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक ऐसे कक्षक बनेंगे जिसकी एनर्जी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के लगभग इक्वल ही रहती है, इनको हम लोग कहते हैं NMO, यानी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और एक ऐसे कक्षक बनते हैं जिनकी एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से ज़्यादा होती है, इन्हें हम लोग कहते हैं AMO, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब देखो, जो बंध बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस में आते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आते हैं, यानी BMO में वो इलेक्ट्रॉन आएंगे जो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं बंधी इलेक्ट्रॉन्स। NMO में कौन से इलेक्ट्रॉन आते हैं? जो इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेते हैं। वैसे कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, नॉर्मली बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते? वो होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली बॉन्डिंग में भाग लेते नहीं है, तो वो आते हैं NMOs में। आगे हम लोग बात करें AMOs। AMOs में इलेक्ट्रॉन ना ही आए तो बेटर है। AMOs में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी कितनी ज़्यादा है। इनमें इलेक्ट्रॉन जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगाएगा तो सिस्टम की एनर्जी तो कम हो जाएगी, ठीक है। यानी सिस्टम को कितनी एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ेगी, और सिस्टम को जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए AMO में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इसलिए नॉर्मली इनमें या तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, बंद के इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इस चीज़ को समझा था। अब देखो, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले थे कि ऐसा क्यों होता है कि दो आवश्यक शर्तें जरूरी हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें BMO, NMO और AMO। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आते हैं अपने NMOs में, BMOs में आते हैं बंद इलेक्ट्रॉन्स, और AMOs में या तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या होते हैं तो वो सिस्टम अनस्टेबल होता है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग बात करें उन दोनों कंडीशंस की, ये हम दोनों कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं हम लोग कि इनको हम लोग जैसे लिख सकते हैं सिग्मा ऑर्बिटल्स, अगर सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, और ये हो गए सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स। अगर पाई बॉन्ड होंगे तो हमें पता है पाई 2px, पाई 2py सिग्मा भी होते हैं, सिग्मा 2pz MOT में हम लोगों ने पढ़ा था। इसी तरह से विपरीत बंदी भी होते हैं, और अगर इसीलिए पाई बंद बनते हैं तो हम उन्हें कहते हैं पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और विपरीत बंदी के लिए हम लोग काम में लेते हैं पाई स्टार। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जो सिग्नल्स आते हैं UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के, वो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पे। अब इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की अगर हम लोग बात करें तो चार तरह के संक्रमण होते हैं। माफ कीजिएगा, 5 तरह के संक्रमण होते हैं। ये मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ बना दिए, कक्षक बना दिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए हैं। यहाँ तो हो गए सिग्मा ऑर्बिटल्स, ये हो गए पाई ऑर्बिटल्स, यहाँ हम लोगों ने लिए N, यहाँ पाई स्टार, और यहाँ सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स हम लोगों ने ले लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें, अब हमें ये पता लग चुका है कि सिग्मा ऑर्बिटल्स तो कौन से हैं, अभी बात की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और सिग्मा स्टार कौन से हैं, एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह से पाई बॉन्डिंग है और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, और एन यहाँ पर होते हैं NMOs, जिसपे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखो, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे, यानी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में।
अब हायर एनर्जी के तो सारे सिग्मा और पाई स्टार वाले यानी एएमओज ही होते हैं। तो अगर ऐसा हो कि जैसे मान लो सिग्मा से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। अगर हम लोग देखो बात करें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, तो दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, एक तो अनुमत और एक वर्जित। ठीक है, अनुमत की बात करें तो देखो वो ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार में जाएगा, पाई स्टार में नहीं जा सकता, तो ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो ही सिग्नल आते हैं। और यहां से पाई से इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई स्टार में, एन से यानी एन ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में भी जा सकता है और पाई स्टार में भी जा सकता है। यानी हमारे पास कुल मिलाकर के 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो गए, सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, एन सिग्मा स्टार और एन पाई स्टार। अब देखिए यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जरूरी है कि नहीं और लोन पेयर जरूरी है कि नहीं है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो बताइए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे आएगी। इसलिए दो आवश्यक कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी तब आती है जब एक तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में या पदार्थ में, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ही यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, क्योंकि ट्रांजिशन तभी होगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार में भी तो हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, हो तो सकता ही है, क्या दिक्कत आ गई। तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत क्या, सिग्नल तो यहाँ के लिए भी आने चाहिए, बिल्कुल आते हैं सिग्नल, लेकिन उन सिग्नल्स की जो रेंज होती है वो 200 nm से कम हो जाती है, लेस देन 200 nm। अब 200 nm से कम रेंज में आएंगे तो बताओ इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे हुई, क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज होती है 200 से 800 नैनोमीटर तक। अब होता क्या है, ऐसा क्यों होता है, इसकी रेंज कम क्यों हो जाती है, ये देखते हैं। देखो सिग्मा से हम लोग इलेक्ट्रॉन पहुंचाएं अगर सिग्मा स्टार में, बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप आ रहा है, एनर्जी हमें कितनी लगानी पड़ेगी इसके लिए। तो एक रिलेशन हम लोग देखते हैं, ई समानुपाती होता है 1/λ, यानी ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। लैम्डा अगर यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य। तो अगर हम लोग बात करें, अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो बताओ वेवलेंथ कम होगी कि नहीं होगी। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी ज़्यादा देंगे तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो गया, यहाँ कम हो गया। इतना कम हो जाता है कि 200 nm से भी कम पहुंच जाता है। इसलिए सिग्मा से सिग्मा इलेक्ट्रॉन युक्त या वो यौगिक जिनमें सभी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, वो कभी भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देंगे, यूवी रेंज से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से 200 nm की रेंज से कम हो जाती है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। और अगर हम लोग बात करें पाई से पाई स्टार या एन से पाई स्टार, तो इसमें इसकी कंपैरिजन में थोड़ी कम एनर्जी चाहिएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन जा सकता है और वेवलेंथ जो है वो 200 nm से ज़्यादा हो जाती है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले यौगिकों के लिए 200 की रेंज में जब वेवलेंथ पहुंच जाती है तो वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी दे देते हैं। अगर हम लोग बात करें एन पाई स्टार तो बहुत ही कम चाहिए, यानी लोन पेयर, अगर लोन पेयर अगर होंगे और हमें लोन पेयर का संक्रमण कराना है, ट्रांजिशन कराना है, तो एनर्जी बहुत कम चाहिएगी, तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, यानी लैम्डा का मान ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन में ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बड़े ही आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ उम्मीद कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आप लोगों के समझ में आए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ साथ ये भी आप लोगों के समझ में आया होगा कि वेवलेंथ या जो भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके लिए पाई बॉन्ड होना या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना क्यों ज़रूरी होता है। साथ ही आप लोगों से ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीएमओ, एएमओ और एनएमओ में कैसे जाते हैं ये भी आप लोग बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर भी अगर लगता है, क्योंकि इस टॉपिक को में बीच में हम लोग वो टॉपिक नहीं समझा सकते, इसलिए आप लोग हमारे पुराने वीडियो ज़रूर देखिए। एमओटी पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है आपके लिए, तो उस पे जाके समझ सकते हैं कि एमओटी जो थ्योरी है उसमें बॉन्ड बनने का क्रम कैसे होता है, कैसे बॉन्ड ऑर्डर पता करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता करते हैं, सभी चीज़ें हम लोगों ने उसमें समझा रखी है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो चीज़ें हमारे पास आती हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे आती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हम लोगों ने पता लगाया यहाँ पर।
अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे वेवलेंथ अगर कम रहेगी तो इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा रहेगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो उस कंडीशन में 200 से अगर 800 एनएम की रेंज नहीं आती है तो वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देता। इसीलिए एल्केन्स जो होते हैं वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज ए सॉल्वेंट रहते हैं, यानी विलायक के रूप में हम काम में लेते हैं उनको। क्यों? क्योंकि विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर किसी पदार्थ की हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पता करनी है, उस पदार्थ को हमने उस सॉल्वेंट में डाल दिया, अब क्या होगा? विकिरण डाल रहे हैं, अब वो सॉल्वेंट तो इफेक्ट होगा ही नहीं उनसे, ओनली जो भी रिजल्ट्स आएंगे हमारे लिए वो उस पदार्थ के ही आएंगे। तो इस तरह से जो एल्केन्स होती हैं उनको हम लोग एज ए सॉल्वेंट काम में ले सकते हैं क्योंकि इनकी रेंज कम होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें तो सिग्मा से सिग्मा स्टार होता है सबसे ज़्यादा, पाई से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार। अगर इन सभी की एनर्जी के बारे में बात करें कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके लिए लगेगी, तो हम लोग देख सकते हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी। उसके बाद अगर बात करें तो एन से सिग्मा स्टार और पाई से पाई स्टार, और सबसे लास्ट में एन से पाई स्टार। ये एनर्जी का क्रम होता है। यहाँ मैंने लिखा है इक्वल भी लिखा है और ग्रेटर भी लिखा है, यानी लगभग बराबर से ही होते हैं, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो किसकी होती है? N2 सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। ये इनकी एनर्जी का क्रम होता है। इस तरह से हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद चीज़ें आती हैं आपके संयुग्मन प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन की अगर हम लोग बात करें, संयुग्मन का प्रभाव क्या होता है? इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, संयुग्मन से क्या होता है? प्रभाव पड़ता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। अब पाई इलेक्ट्रॉन कंफर्म हो गए, लोन पेयर कंफर्म हो गए। अब हम देखते हैं कि किस किस चीज़ों का और इफेक्ट पड़ता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से हों, पाई बॉन्ड बन रहे हैं तो किस तरह से और बन रहे हैं, उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्जुगेशन होता क्या है। इसको हम लोग कहते हैं संयुग्मन। संयुग्मन, संयुग्मन का मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड सिग्मा डबल सिग्मा डबल, यानी अगर कोई किसी यौगिक में सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है, और सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों इस तरह से अल्टरनेटिव वे में चल रहे हों, यानी सिग्मा फिर उसके बाद पाई, फिर सिग्मा फिर पाई, इस तरह से अल्टरनेटिव वे में अगर चल रहे होते हैं तो इसके द्वारा जो प्रभाव पड़ता है मॉलिक्यूल पे, उसे हम लोग कहते हैं संयुग्मन का प्रभाव। और इस चीज को हम लोग कहते हैं संयुग्मन, यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो सभी अल्टरनेटिव वे में चल रहे हैं, यानी सिंगल और डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेटिव वे में चल रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संयुग्मन हो रहा है किसी पदार्थ में। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर ये चीज पाई जाए किसी पाई बॉन्ड युक्त पदार्थ में या यौगिक में, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें, एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एथीन की हम लोग बात करें, एथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एक पाई बॉन्ड होता है, और यहाँ हम लोग इसके ऑर्बिटल्स बनाए थे। ये पाई ऑर्बिटल्स है और ये पाई स्टार ऑर्बिटल्स है। तो एथीन में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो किस से किस में होगा? पाई से कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? पाई स्टार में जाएंगे। ठीक है, इसके लिए जो वेवलेंथ आती है, लैम्डा मैक्सिमम का मान आता है, वो आता है 165 nm पर। कम है 200, ठीक है, कम है ना। जरूरी नहीं है सभी पाई बॉन्ड वाले हो, लेकिन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जरूरी है पाई बॉन्ड होना, लेकिन सारे पाई बॉन्ड वाले देते हो ये भी जरूरी नहीं है। अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन का। 1,3-ब्यूटाडाइन का मतलब इसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH और CH2। 1,3-ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर हमने बनाई। 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4।
तो यहाँ पाई ऑर्बिटल्स हम लोग बनाएंगे। ये तो हो गए पाई 1, ये हो गए पाई 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स पाई 1 में हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स पाई 2 में हो गए। ये उच्च ऊर्जा के कक्षक है जिन्हें हम लोग लिख देते हैं पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ऊपर वाला ऑर्बिटल होता है इसको हम लोग कहते हैं ओमो, HOMO, यानी इसका मतलब हुआ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी उच्च ऊर्जा का जो भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो है ओमो। और इसको हम लोग कहते हैं LUMO, यानी ल्यूमो, यानी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, यानी खाली है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण होगा वो ओमो से ल्यूमो में होता है हमेशा। भाई पहले तो यहीं पहुंचेगा ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ के लिए तो और एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पहुंचेंगे, तो ओमो से ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। अगर इसमें हम लोग बात करें ओमो से ल्यूमो की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, तो ये हमें मिलता है 217 nm पर। अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल लें 135 हेक्सा ट्राईइन का, 135 हेक्सा ट्राईइन, तो देखो ट्राईइन है यानी 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड हो गए CH2, और ये हम लोगों ने इस तरह से ले लिया। 3 पाई बॉन्ड हो गए इसमें। 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी पाई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स और पाई 3 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। और ये तो हो गया यहाँ ओमो, और ये यहाँ हो गया ल्यूमो। ये ल्यूमो हो गया। यहाँ पाई 3 स्टार है, सॉरी पाई 4 स्टार, पाई 5 स्टार और पाई 6 स्टार। ये सभी हायर एनर्जी के हैं, ये सभी लोअर एनर्जी के हैं। 135 है ना, 135 हेक्सा ट्राईइन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ भी ओमो से ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, तो ओमो से ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, तो इसके लिए तो देखो एनर्जी और भी कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब वेवलेंथ और बढ़ेगी, और बढ़ती है। तो यहाँ पर ये जो वेवलेंथ होती है इस ट्रांजिशन के लिए वो होती है 253 nm, 253। यानी तीनों कंपाउंड्स में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो देखो यहाँ पर पाई से पाई स्टार में एथीन के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी गैप ज़्यादा है, एनर्जी गैप ज़्यादा है, यानी ई की वैल्यू ज़्यादा है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 200 से भी कम हो जाती है, और 165 nm रेंज पर होती है ये प्रोसेसर। अगर हम लोग 13 ब्यूटाडाइन की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 पाई ऑर्बिटल्स हैं। अब पाई ऑर्बिटल्स ऊपर वाला ओमो और पाई ऑर्बिटल्स ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप थोड़ा कम हो गया। एनर्जी गैप कम हो गया तो लेंथ बढ़ गई, वेवलेंथ बढ़ गई, यानी लैम्डा की वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पर आती है लैम्डा की वैल्यू 217 nm। अगर हम लोग आगे और देखें 135 हेक्सा ट्राईन, तो 3 पाई ऑर्बिटल्स है और 3 हायर है। ओमो से ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप और कम हो जाता है, एनर्जी गैप कम हुआ यानी लैम्डा की वैल्यू और बढ़ गई, यानी यहाँ पर जो सिग्नल्स आएंगे वो आते हैं 253 nm वेवलेंथ पर। तो इस प्रभाव को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पर ओनली 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है जो कि संयुग्मन में है, और यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है जो भी संयुग्मन में यानी कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन के कारण देखो वेवलेंथ कितनी चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है। इस इफेक्ट को ही हम लोग कहते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन या संयुग्मन का प्रभाव। तो संयुग्मन के प्रभाव में आप लोगों को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बड़े अच्छे से आप लोगों की समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। अगर अवशोषण शीर्ष के विस्थापन यानी शिफ्टिंग ऑफ जो एब्जॉर्प्शन पीक्स आती हैं उनकी शिफ्टिंग हो जाती है। यहाँ पर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने अभी देखा था कि हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं जहाँ पर हम लोग पीक देखते हैं कौन सी लैम्डा मैक्सिमम पर आ रही है। ये तो हो गई लैम्डा और ये हो गया आपके ए यानी अवशोषणांक।
अब देखो होता क्या है, पीक कुछ इस तरह से आती है, जिस लैम्डा की वैल्यू पर अवशोषणांक का मान हाईएस्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा मैक्सिमम। अब देखो होता क्या है कि अगर किसी पदार्थ में ये इस तरह से सिग्नल्स आ रहे हैं, अब उसमें हम लोगों ने कोई एक ऐसा पदार्थ डाल दिया। अब देखो कोई पदार्थ जब डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि शिफ्टिंग इधर भी हो सकती है, पीक की पीछे भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। तो इस तरह से 4 तरह की शिफ्टिंग होती है। अगर किसी पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ डाले तो इफेक्ट करेगा ही करेगा उसको। इफेक्ट जब करेगा तो 4 तरह के चेंजेस हो सकते हैं। पहला चेंज हो सकता है कि ये पीक आगे की ओर आ जाए, कुछ इस तरह से आ जाए, मान लो यहाँ से ये पीक आ जाए, है ना। इसको हम लोग यूं ले लेते हैं, मान लो इस तरह से कोई पीक आ गई, यानी ये वाली पीक जो यहाँ आनी थी उस पदार्थ के मिलाने के बाद आगे शिफ्ट हो गई। इस तरह की शिफ्टिंग को हम लोग कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अब देखो हमें ये पता है 7 रंगों का क्रम क्या होता है, VIB GYOR। अगर वेवलेंथ की बात करें तो इस क्रम में बढ़ती रहती है। रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये पीक आगे की ओर खिसकी, इसका मतलब कौन से कलर की ओर खिसक गई, रेड कलर की ओर। तो इसे हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। यानी जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में डाला जाए तो उस पदार्थ के लिए जो शिफ्ट हो, जो पीक आनी चाहिए थी, जो पीक जो हाईएस्ट पॉइंट आना चाहिए था वो आगे की ओर शिफ्ट हो गया, उसे हम लोग कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। या रेड कलर की ओर शिफ्ट हो गया इसलिए कहते हैं उसको रेड शिफ्ट। अब पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि हो सकता है पीछे की ओर आगे की ओर ना जा करके और पीछे की ओर चला जाए। मान लीजिए कोई शीर्ष यहाँ की बजाय यहीं आ गया हो, यानी पीछे की ओर चला गया, ये पीछे की ओर चला गया, तो इसको हम लोग कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ भी अब पीछे की ओर जो मेन कलर आ रहा है वो ब्लू कलर आ रहा है, तो इसको हम लोग ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, यानी ब्लू कलर की ओर शिफ्ट हो गया। यानी किसी पदार्थ में दूसरा पदार्थ डाला तो उसमें जो चेंज हुआ, हो सकता है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ आना चाहिए था वो पीछे की ओर आ गया, पहले आ गया, यानी कम वेवलेंथ पर ही आ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ऐसे ही एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि मान लीजिए जो शिफ्टिंग हो रही है वो वेवलेंथ की बजाय अब अवशोषणांक में चेंजेस होने लग जाएं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग देखें कि जो शिफ्ट आ रही थी हो सकता है वो थोड़ी ऊपर की ओर आ जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। कोई पदार्थ हमने डाला और जिस अवशोषणांक में मान आना चाहिए उससे ज्यादा प्राप्त हो गया, ठीक है, तो उस शिफ्टिंग को क्या, वो जो शीर्ष था हमारा, जो पीक थी वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। और अगर नीचे की ओर हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इस तरह से 4 शिफ्टिंग्स होती हैं पीक्स में। हो सकता है किसी पदार्थ को डालने पर पीक आगे की ओर आ जाए, हो सकता है पीछे की ओर आ जाए, हो सकता है ऊपर की ओर भी हो जाए, हो सकता है नीचे की ओर हो जाए। अगर आगे की ओर हो रही है तो बैथोक्रोमिक, पीछे की ओर हो रही है तो हिप्सोक्रोमिक, ऊपर की ओर जाती है तो हाइपरक्रोमिक और नीचे की ओर आती है तो हाइपोक्रोमिक। तो इसे बोलते हैं अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों के ये सब चीज़ें समझ में आई होगी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे हम लोग चीज़ों का पता लगा सकते हैं, सिग्नल्स कैसे आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इन चारों ही चीज़ों को हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये शिफ्ट आ रही है इस तरह से, कोई पीक आ रही है, माफ़ कीजिएगा, कोई पीक आ रही है इस तरह से, आगे की ओर आया
बैथोक्रोमिक शिफ्ट पीछे की ओर आया, हिप्सोक्रोमिक ऊपर की ओर हाइपर और नीचे की ओर हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इस तरह से 4 तरह से जो पीक्स होती हैं वो शिफ्ट हो सकती हैं किसी दूसरे पदार्थ को डालने पर। तो इसे कहते हैं अवशोषण शीर्षों का विस्थापन। आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।